राइट विदाउट रेमेडी इज ऑफ नो यूज। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और आपको कोई रेमेडी नहीं दे रखी, कोई प्रोसीजर नहीं बता रखा, कैसे आप कॉम्पनसेशन लोगे यही नहीं बता रखा, तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स का क्या फायदा। यही काम आर्टिकल 32 का है। Whenever your fundamental right is violated, you can always approach the Supreme Court. तभी बी आर अम्बेडकर साहब आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं बात कर रहा हूँ रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर आर 5 रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: habeas corpus, mandamus, certiorari prohibition, quo warranto। रिट्स का मतलब होता है कमांड। अगर आप देखोगे 5 की 5 रिट्स कहीं ना कहीं कमांड है टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल और टुवर्ड्स एन अथॉरिटी। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ रिट्स इशू करने की पावर है, बट एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ऑर्डर देने की, डायरेक्शन देने की और रिट्स इशू करने की। ऑर्डर्स कैसे? ऑर्डर फॉर कॉम्पनसेशन। सपोज यू हैव बीन इलीगली डिटेन्ड बाय समबडी, देन सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ रिट टू रिलीज यू। बट कॉम्पनसेशन भी तो बहुत जरूरी है। आपको लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ है, लॉस ऑफ पर्सनल लिबर्टी हुआ है, इसलिए कॉम्पनसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी कॉम्पनसेशन होती हैं फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। दूसरा, डायरेक्शंस। जब कोई जुडिशरी के पास केस आता है और उस फैक्ट्स पे कोई लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, तो जुडिशरी क्या उस केस को छोड़ देगी या उसमें जस्टिस नहीं करेगी? तो in those cases they can also direct some guidelines, they can make some laws. इसका एग्जाम्पल है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस दी थी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे। दूसरा है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स पे जो गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा है रिट्स इशू करने की डायरेक्शंस। रिट्स कैन ओनली बी इशूड बाय 2 कोर्ट्स: हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी रिट्स पढ़ते हैं ना, ये सवाल सबके मन में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, व्हेनेवर योर फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड यू कैन ऑलवेज अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। बट हाई कोर्ट कब जा सकते हैं? हाई कोर्ट तब जा सकते हैं फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज फॉर एनी अदर पर्पस। अब फॉर एनी अदर पर्पस इस टर्म को समझते हैं, इसमें लीगल राइट भी आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपका राइट टू वोट डिनाई होता है तो कहां पे जाओगे? राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहां जाओगे? हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा, राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट डिनाई किया जाता है, तो कहां जाओगे? राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो लीगल राइट है अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ये लीगल राइट है, कहां पे जाओगे? हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तीसरा, अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो तो कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, बिकॉज इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। अब सवाल आता है, जब फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो तो हम हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास कंकरेंट जुरिसडिक्शन है। यू कैन अप्रोच एनी वन ऑफ देम, किसी के पास भी जा सकते हो। But if you directly approach the Supreme Court, then Supreme Court will ask why did not you approach the High Court first? आप High Court पहले क्यों नहीं गए? But कुछ मैटर्स जिनमें आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आ सकते हो, जैसे मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, CAA इसका एग्जाम्पल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कोई अर्जेंट नेचर का मैटर हो। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑफ AMU थे और जामिया यूनिवर्सिटी के, जब वो CAA पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने उनपे बहुत एट्रोसिटीज, बहुत वायलेंस किया था उनके साथ, तो उन्होंने रिट डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया, व्हाई डिड नॉट यू अप्रोच द हाई कोर्ट? तो उनको डायरेक्ट किया कि आप हाई कोर्ट पहले जाएं। अब एक एक करके रिट्स का मतलब जानते हैं। पहली रिट है habeas corpus। habeas corpus का मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। रिट ऑफ habeas corpus जब डलती है जब कोई पर्सन इलीगली डिटेन हो जाता है, चाहे उसे पुलिस डिटेन करे चाहे इंडिविजुअल, तो आप रिट ऑफ habeas corpus डाल सकते हो। उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करेगी उस डिटेनिंग अथॉरिटी से और रीजंस पूछेगी, व्हाट आर द रीजंस ऑफ हिज डिटेंशन। अगर रीजंस वैलिड हैं
तो कोर्ट इशू नहीं करेगी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। बट अगर इनवैलिड रीजंस पे उसको डिटेन किया गया देन कोर्ट विल रिलीज हिम फ्रॉम दैट डिटेंशन। अब इसको एक केस से समझते हैं। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में रुदल शाह को कोर्ट ने एक्विट कर दिया था और एक्विटल के बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन किया फॉर 14 ईयर्स। तो देन कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस इशू करी और 35,000 की कॉम्पनसेशन पे करी रुदल शाह को। अब दूसरी रेट के बारे में बात करेंगे, मैंडमस। मैंडमस का मतलब है कमांड। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तब इशू करते हैं जब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी ना करे। अब इस रेट को समझते हैं थ्रू अ लैंडमार्क केस, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली इस केस में बहुत सारे पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस निकले थे, हवाला स्कैम में उनका नाम आया था। तो सीबीआई वाज नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी प्रॉपरली। सीबीआई क्या है? पब्लिक अथॉरिटी। उनकी ड्यूटी क्या है? टू इन्वेस्टिगेट द मैटर प्रॉपरली, वो भी नहीं कर रही। तो मैंडमस इशू करी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट और 26 गाइडलाइंस आई अलग अलग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो और इंडिपेंडेंट रहे। थर्ड रिट है क्वा वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी? बेसिकली ये रिट इशू होती है अगेंस्ट पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस एंड इज इनएलिजिबल टू होल्ड दैट ऑफिस। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज इज 65, बट कोई जज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ और 66 एज का है, देन ही इज इनएलिजिबल टू होल्ड दैट ऑफिस। तो क्वा वारंटो डालकर उनको हटाया जा सकता है। अब इसको एक लैंडमार्क केस से समझते हैं। बी.आर. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या हुआ? एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन थी जयललिता, उनको कन्विक्शन हुई 2 सेपरेट चार्जेस में अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। जब वो कन्विक्ट हो गई उनके बाद उनको सीएम इलेक्ट कर दिया गया। सेक्शन 8 ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है अगर किसी भी एमएलए, कोई भी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा हो जाती है देन ही ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइज टू बी अ मेंबर ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब फोर्थ रिट के बारे में बात करें, सर्शरी टू बी सर्टिफाइड। बेसिकली ये रिट इशूड होती है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट। ये 3 ग्राउंड्स पे इशू होती है, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, अब्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट्स। पहले जुरिसडिक्शन का मतलब जानते हैं, पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट। लैक ऑफ जुरिसडिक्शन कैसे होगी, इसको एक एग्जांपल जानते हैं। मानो दोनों पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, नाउ द कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन टू हियर द डिस्प्यूट। वो एक आर्बिट्रेटर के पास ही जा सकता है, तो ये है लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। दूसरा अब्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन। बेसिकली जुरिसडिक्शन तो थी बट अपनी जुरिसडिक्शन से एक्सीड कर दिया। मान लो कोर्ट के पास फाइन देने की पावर है 2 लाख बट 3 लाख का फाइन दे दिया, अब उसके बाद पावर ही नहीं है इतना फाइन देने की, तो यह अब्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन। तीसरा वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये है बायसनेस या दूसरी पार्टी को ना हेयर करना। तो इन ग्राउंड्स पे सर्जरी इशू होती है। फिफ्थ रिट है प्रोहिबिशन। देखो सर्जरी एंड प्रोहिबिशन आर सिमिलर, काफी सेम है, सेम ग्राउंड्स पे इशूड होती हैं, सेम अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू होती हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज एट द स्टेज एट विच दे आर इशूड। कौन सी स्टेज पे इशू होते हैं वही एक डिफरेंस है। सर्जरी तब इशू होती है जब कोई कोर्ट लैक करती है जुरिसडिक्शन और उसने जजमेंट पास कर दी, तो उस जजमेंट का इफेक्ट खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सर्जरी पास करके उस जजमेंट की इफेक्ट खत्म कर देंगे, क्वैश कर देंगे, तो वो जजमेंट का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। प्रोहिबिशन कब इशू होती है? प्रोहिबिशन जब होती है प्रोसीडिंग चल रही हो, जो कोर्ट लैक करता है जुरिसडिक्शन, उसके वहां केस चल रहा हो, तब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन स्टॉप दोस प्रोसीडिंग्स, दैट इज प्रोहिबिशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करो, इसकी वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड सी यू अगेन।